हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने आपके कंफर्ट के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ये दोनों पर ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिन पे आप अपना डाउट शेयर कर सकते हैं और आपको आपके सारे डाउट के सॉल्यूशंस उन व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। जो लोग टेलीग्राम से फेमिलियर है वो टेलीग्राम पे जरूर जुड़े और जो लोग टेलीग्राम से फेमिलियर नहीं है उनको व्हाट्सएप जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ओके, सो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ये दोनों का लिंक मैंने जहां पर ये नोट्स खत्म होते हैं वहां दे दिया है। आप वीडियो को एंड तक देखना तो मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा कि आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन करने का क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। सो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम दीपेश सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग रेशो, उसमें लिक्विडिटी रेशो हम आज समझने वाले। ओके, सो प्रीवियस वीडियो में हमने थ्योरी डिस्कस कर लिया था। ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग रेशो का, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सारा कुछ मैंने बता दिया था। इस चैप्टर में कौन से रेशोज है वो भी बता दिया था, कितने मार्क का ये चैप्टर पूछा जाता है ये भी बता दिया था। तो जिसने भी वो वीडियो मिस किया था पहले वो वीडियो जरूर देखना। ये वीडियो जहां पर खत्म हो उसके बाद जाके पहले वीडियो वो वाला देखना ताकि आपको आगे की वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, फिर भी जब मैंने वहां थोड़ा बता दिया था तो आप जिन्होंने वीडियो नहीं देखा था तो अब वीडियो पॉज करके जाके पहले वो वीडियो आप देख नहीं सकते, इसीलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल यहाँ और भी बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बताने वाले हैं लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी में तीन रेशो होते हैं, बेसिकली दो रेशो होते हैं और वर्किंग कैपिटल एक जस्ट फिगर आपका फाइंड आउट होके आता है, ये कोई रेशो नहीं है। तो रेशो जो दो है वो है करंट रेशो और लिक्विड रेशो एंड थर्ड इज वर्किंग कैपिटल। ये भी 1 मार्क के लिए पूछा जाता है आपको। सबसे पहले करंट रेशो। करंट रेशो मतलब वो रेशो होता है कि जो आपका बिजनेस में ये शो करता है कि आपकी करंट लायबिलिटी पे करने के लिए आपके पास करंट एसेट अवेलेबल है या नहीं है, उसको रेशो टर्म में बताना। एक बार समझ लेते हैं डिटेल्ड में। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपकी करंट लायबिलिटी जो है, करंट लायबिलिटी मतलब होती है क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और उसके बाद में कोई और अगर लायबिलिटी जैसे आपका यहाँ लिखा हुआ है मैंने सारा कुछ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन एंड करंट लायबिलिटी। तो ये मैंने डिटेल बता दिया। ये एक्सपेंसेस पे करने के लिए, ये सारी लायबिलिटी पे करने के लिए आपके पास जो करंट एसेट अवेलेबल है। अब जैसे आपको अपने स्टाफ को सैलरी देनी है, आपने सपोज 3 महीने से सैलरी नहीं दिया, तो वो सैलरी पे करने के लिए आप अपने बिजनेस की मशीनरी तो बेच नहीं देंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, जो लिक्विड आएगा, जो लिक्विड कैश आएगा आपके पास, उसी में से आप क्या करोगे, स्टाफ की सैलरी दोगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे करोगे, बिजली का बिल भरवाओगे, पानी का बिल भरवाओगे, रेंट पे करोगे। इस तरीके से बाकी के जो खर्चे होते हैं, जो जनरल एक्सपेंसेस होते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं या जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है, उन्हें हम यहाँ जो हमारे पास पैसा आता है बिजनेस में से उसमें से पे करते हैं। हम अपने फिक्स्ड एसेट तो सेल आउट नहीं करते। तो ये देखना है कि हमारे पास वो करंट लायबिलिटी पे करने के लिए क्या करंट एसेट अवेलेबल है या नहीं है। करंट एसेट मतलब वो एसेट जिसको हम सेल करके शॉर्ट पीरियड में उसको लिक्विड कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो करंट एसेट में क्या क्या आता है वो देखते हैं। करंट एसेट में सबसे पहला आता है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो आपने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, चाहे वो बैंक में रखा हो या वो स्टॉक मार्केट में रखा हो या फिर डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया हो, ऐसी कहीं जगह पे इन्वेस्टमेंट करना या किसी को एडवांस दिया हो। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपका इजीली रिकवरेबल है और शॉर्ट पीरियड में रिकवरेबल है विद इन 1 ईयर एंड 6 मंथ्स, तो ये आ जाएगा आपका करंट इन्वेस्टमेंट। इसके बाद में आता है ट्रेड रिसीवेबल, मतलब जिसको आप डेटर्स और बिल्स पेएबल बोलते थे, तो यहाँ उसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल। इसमें से आपको आरडीडी हटा लेनी है क्योंकि आपने आरडीडी का ऑलरेडी प्रोविजन कर दिया है। तो जहां आपने प्रोविजन कर लिया इसका मतलब आपका उतना पैसा तो अब आने वाला नहीं है, ये आप खुद एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो इसीलिए हमें ट्रेड रिसीवेबल क्या लेना है, नेट में लेना है बिल्स पेएबल और डेटर्स का जो समेशन होगा उसमें से आरडीडी को माइनस करके। इन्वेंट्री में लूज टूल्स नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। करंट रेशो निकालते टाइम पे लूज टूल्स हमेशा साइड रखने हैं। इन्वेंट्री में सिर्फ आपकी वो इन्वेंट्री आएगी जिसको आप
सेल कर सकते हैं और सेल करके आप पैसा कमाते हैं। बेसिकली इन्वेंट्री मतलब वो होता है जिस प्रोडक्ट पे हम बिजनेस कर रहे हैं। हमारा अगर कपड़े का बिजनेस है तो हमारा जो स्टॉक इन ट्रेड है, अब कपड़े में आप जिस भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, तो टेक्सटाइल में काफी सारे बिजनेस आते हैं, जैसे उसमें मेंस वेयर होता है, लेडीज वेयर होता है। तो जिस भी तरह का आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका जो इन्वेंट्री है वो हो गया। क्रॉकरी बिजनेस कर रहे हैं, प्लास्टिक बिजनेस कर रहे हैं, या फिर सीमेंट का बिजनेस है, तो किसी भी तरह का बिजनेस हो सकता है। और इस इन्वेंट्री में आपको रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स, ये तीनों का समेशन लेना है। कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है कि रॉ मटेरियल भी है और WIP भी है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख लेता हूँ रॉ मटेरियल कॉमा WIP एंड फिनिश गुड्स। तो ये अगर कभी क्वेश्चन में दिया रहा तो ये भी आपको तीनों क्या करना है, कंसीडर कर लेना है कि ये भी आपका इन्वेंट्री का पार्ट है। तो ये भी आप सेल आउट करके एक साल में पैसा रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो भैया कैश तो सुना था, ये एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है? तो लास्ट ईयर आपने जो सुना था कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो जहां कैश इन हैंड था वो कैश है, एंड कैश इक्विवेलेंट्स मतलब वो बैंक बैलेंस है आपका। तो बैंक का पैसा जो है विड्रॉ करके आप लिक्विड कैश में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने अपने किसी फ्रेंड रिलेटिव को पैसा दिया है फॉर शॉर्ट पर्पस कि वो आपको 6 महीने 1 साल में वापस कर देगा, तो ये आपका हो गया शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद में आता है अदर करंट एसेट, और इसके अलावा अगर कोई करंट एसेट है तो वो आपको करंट एसेट की डेफिनेशन में लेना है। तो क्या क्या आ गया, करंट इन्वेस्टमेंट आ गया, ट्रेड रिसीवेबल आ गया, इन्वेंट्री आ गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ गया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ गया और अदर करंट एसेट आ गया। करंट लायबिलिटी में क्या बताया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। तो इसमें आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहीं सेपरेटली नहीं लिखा है, तो एग्जाम में हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन की जगह या फिर अदर करंट लायबिलिटी की जगह आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो दे दे। ओके, तो चलिए, रेशो शोज दैट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने पूरा डिटेल में देख लिया। अभी हायर रेशो मींस द बेटर कैपेसिटी टू पे द ऑब्लिगेशन। सपोज अगर मेरी करंट लायबिलिटी 1000 रुपए है, मेरी करंट लायबिलिटी 1000 है और मेरे जो करंट एसेट है वो 3000 है, दैट मींस कि मेरे पास करंट लायबिलिटी पे करने के लिए करंट एसेट बहुत अवेलेबल है। 1000 रुपए की करंट लायबिलिटी पे करने के लिए मेरे पास 3000 रुपए के करंट एसेट अवेलेबल है। तो मेरी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी है, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता कि 1000 रुपए की करंट लायबिलिटी पे करने के लिए मेरे पास अगर 800 रुपीज के करंट एसेट होते तो भी वो गलत होता। अब हम देखेंगे आगे कि कहाँ ये वाला जो रेशो है वो कितना होना चाहिए तो कंपनी स्टैंडर्ड मानी जाती है, और अगर वो रेशो नहीं है तो कंपनी थोड़ा सा खराब मानी जाती है। तो इसका फॉर्मूला है सबसे पहले करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये हमने देख लिया। आंसर मस्ट बी इक्वल इज टू 1। हाँ, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो भी आंसर आएगा वो हमेशा इज टू 1 में लिखना है। तो एग्जांपल, आपका अगर आंसर है 30,000 डिवाइडेड बाय 15,000 तो आप क्या लिखेंगे 2:1। लेकिन अगर आपका आंसर है 30,000 डिवाइडेड बाय 10,000 तो आपका आंसर आ जाएगा 3.33:1। तो आपको 3.33:1 तक के वो लिखना है। आपका आंसर है 40,000 बाय 10,000 तो आपका आंसर है 4:1 तो आपको लिखना है 4:1, ये पूरा शो करना है। उसके बाद में अगर आपका आंसर है 60,000 बाय 25,000 तो आपको वो 1 जब तक नहीं होता तब तक आपको उसको कट करके 1 के आंसर पे आपको उसको लेके आना है। वहां अगर आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया 60,000 डिवाइड बाय 25,000, आपने उसको कट करके थोड़ा कट रख दिया उसे, सपोज 60 का 30 और 30,000 बाय 12,500 किया और फिर आपने उसको सिंप्लीफाई किया, तो आपने 1 तक उसको सिंप्लीफाई नहीं किया तो आपका हाफ मार्क या 1 मार्क आपका जा सकता है। इसलिए उसे ध्यान रखना है आपको कि 1 जब तक ना हो तब तक उस आंसर को आपको करना है। ओके, हाँ, मैंने जो आपको रेशो बोला था आइडियल रेशो है इसका 2:1। तो अगर आपका रेशो 2:1 आता है, आपका आंसर अगर 2:1 आता है तो कंपनी अच्छी है, कंपनी आइडियल से ऊपर है। आइडियल मतलब ये कोई ऐसा कहीं लॉ में नहीं लिखा है, बस ये स्टैंडर्ड रेशो है कि 2:1 रहा। इट मींस मेरे पास 1000 रुपए का ऑब्लिगेशन पे करने के लिए मेरे जेब में 2000 रुपए अवेलेबल है, तो 2000 रुपए अगर मेरे पास है तो मैं 1000 रुपए इजीली पे कर सकता हूँ। ओके, तो हमने करंट एसेट और करंट लायबिलिटी सारा समझ लिया। अब इसके एक या दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके,
देखिए ये आपको बैलेंस शीट बना के दी हुई है। हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर सोल्यूशन, ये आ गया सोल्यूशन। अब हम इसे समझना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर है, पहले बैलेंस शीट दी हुई है, हम एक बार बैलेंस शीट पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल लास्ट ईयर था 6 लाख का, अभी है 6,60,000 का। रिजर्व्स एंड सरप्लस लास्ट ईयर था 1 लाख का, अभी है 1,80,000 का। लॉन्ग टर्म बोरोइंग लास्ट ईयर था 2,50,000 का, अभी है 2,64,000 का। ट्रेड पेबल लास्ट ईयर था 50,000, अभी है 96,000। तो टोटल जो मेरा लायबिलिटी साइड का है वो है 10 लाख, और जो करंट ईयर का टोटल है इस लायबिलिटी साइड का वो है 12 लाख रुपए। नेक्स्ट एसेट साइड में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट था 6,50,000 का लास्ट ईयर, अभी है 7,80,000 का। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर थी 1,50,000 की, अभी है 1,80,000 की। करंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो आपको क्या लेना है, यहाँ जो करंट एसेट दिया है ये फिगर लेनी है आपको। करंट एसेट में ये वाला फिगर लेना है आपको, ये तीनों फिगर लेनी पड़ेगी। और ऊपर जो है हमारा करंट लायबिलिटी, तो आपको ये करंट लायबिलिटी लेनी है, ये करंट लायबिलिटी, इसको आपको फिगर को लेकर के सॉल्यूशन निकालना है। ओके, तो अब हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमें निकालना क्या था, आपने देख लिया था, ऊपर हमें निकालना था करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला हम सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर अपन लिखेंगे करंट रेशियो इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको कैसे लिखना है, पूरा करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। आप जब एग्जाम में लिखेंगे या आप जब कॉपी में सॉल्व करेंगे तो आपको जो डिवाइड है वो उसके नीचे लिखना है। ये मैं वर्ड में टाइप कर रहा हूँ इसलिए मैं उसे नीचे नहीं लिख सकता, तो आपको उसे नॉर्मली जैसा मैंने फॉर्मूला बताया वैसा आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा स्पेस आपको छोड़ना है मेन आंसर के लिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है सो करंट एसेट इक्वल टू, यहाँ पर आपने सो लिख लिया। अब इसके बाद में आपको लिखना है CA इक्वल टू। अब करंट एसेट में क्या क्या आ जाएगा वो हम देख लेते हैं। आपका आ जाएगा इन्वेंट्री, ये आपका इन्वेंट्री आ गया। फिर उसके बाद में हमें क्या लेना है, यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल लेना है। फिर उसके बाद लेना है हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ये भी हम ले लेते हैं। आपको क्या करना है, इन सबके फिगर्स लिखने हैं आपको। तो फिगर आपके कितने आ जाएंगे, पहले वाले का आ जाएगा 70,000, उसके बाद कितना फिगर है 50,000, फिर उसके बाद है 80,000। तो ये तीनों का समेशन आप देख लीजिए कितना हो गया, इनका तीनों का समेशन होता है 2 लाख रुपीस। तो ये 2 लाख रुपीस आपने लिख लिया। ये आपका करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर के लिए हो गया। आपको दोनों ईयर के लिए अगर बोलेगा एग्जाम में तो ही आपको निकालना है, अगर एक ईयर के लिए बोला तो आपको एक ईयर के लिए निकालना है। हम एक बार अभी प्रैक्टिस करने के लिए दोनों ईयर फाइंड आउट करते हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर करके दूंगा, आपको फिर वीडियो स्टॉप करके करंट ईयर के लिए भी फाइंड आउट करना है। ओके, सो ये हो गया आपका करंट एसेट 2 लाख रुपीस का। अभी हमें क्या निकालना है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में हमारे पास एक ही फिगर थी, क्या थी वो, ट्रेड पेएबल। और ट्रेड पेएबल हमने देखा था कितने रुपए का था वो, 50,000 रुपीज का। आई थिंक मुझे याद है वो 50,000 रुपीज है, तो मैं भी एक बार देख लेता हूँ। हाँ, ये 50,000 रुपीज है, तो आप इसे लिख लेंगे 50,000। ओके, सो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर करंट रेशियो के लिए हमने बोला था, फॉर्मूला था हमारा करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सो हमने फिर से इक्वल टू लिख लिया, और यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे 2 lakhs डिवाइडेड बाय 50,000। सो आपका आंसर क्या आएगा, अब यहाँ पर आप इक्वल टू करके लिखेंगे 4:1। मैंने आपको वही बोला था कि आपको ये हमेशा इस टू में लिखना है, तो अब आप इसको लिखेंगे 4:1। ये आपका मेन आंसर आ गया। ये मैंने निकाला है प्रीवियस ईयर के लिए, आपको सेम किसके लिए निकालना है, करंट ईयर के लिए। तो करंट ईयर के लिए आप कैसे निकालेंगे, 1,20,000 प्लस 30,000 प्लस 90,000। तो ये आपका आ गया 120 प्लस 30 कितना हो गया, 150 प्लस 90 दैट इज 2,40,000। 240 डिवाइडेड बाय
96,000। तो ये आंसर आप अगर करेंगे तो आपका ये सॉल्यूशन करंट रेशो का निकल जाएगा। ओके, तो ये आपको वर्किंग नोट जरूर देना है। एग्जाम में आपको एक चीज याद रखना है, आपको इसे हाईलाइट कर देना है। आप इसे हाईलाइट कर दीजिए ताकि जो एग्जामिनर है उसे ये वाला जो पार्ट अगर 4:1 डायरेक्टली दिख जाएगा तो उसे समझ में आ जाएगा आपका आंसर करेक्ट है। फिर वो ज्यादा डिटेल्ड आपकी वर्किंग नहीं चेक करते। अगर आपने ये डिटेल, कई बार स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि ये वाला जो फिगर है इसे वो नीचे लिख देते हैं, यानी ये वाली जो वर्किंग है आपकी, ये वर्किंग हमेशा एक जो सॉल्यूशन है वहां पर टॉप पे दिखनी चाहिए, और जो वर्किंग नोट का पार्ट है, जो आपके कैलकुलेशन का पार्ट है, वो हमेशा नीचे होना चाहिए। स्टूडेंट फॉर्मूला और वो वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो मेन आंसर का पार्ट है, वो नीचे लिख लेते हैं, पहले उसकी वर्किंग दिखा देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, एग्जामिनर को चेक करने में प्रॉब्लम होती है। और कई स्टूडेंट तो मैंने अपनी लाइव क्लासेस में फेस किया है कि वो यहाँ समझ में नहीं आता उनका सोल्यूशन देख के कि वो कहाँ तक सॉल्यूशन को लिख रहे हैं और कहाँ उन्होंने मेन आंसर लिख लिया और कहाँ उन्होंने वर्किंग नोट शो किया। तो इसीलिए एग्जामिनर को बहुत तकलीफ होती है चेक करने में। तो आपका सॉल्यूशन अगर ऐसा प्रॉपरली लिखा हुआ रहा तो एग्जामिनर को समझ में आता है कि हाँ, स्टूडेंट को सब कुछ पता है, तो वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। और अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको मिनिमम वो एक ईयर का निकालने के लिए 2 मार्क्स का आपको आ सकता है। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ गया, मैंने आपको उसका जो करंट ईयर का फिगर था वो भी मैंने आपको निकालने के लिए बता दिया आपको कैसे निकालना है। सो गाइस, अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। फिर हमें इसी लेक्चर में आज लिक्विड रेशियो भी कवर करना है। सो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, बहुत टाइम पास नहीं कर सकते, तो आपको ध्यान देना है, फटाफट हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ मैंने आपको करंट एसेट करंट लायबिलिटी प्योर लिख के दिया है। इसमें सिर्फ मैंने एक चीज बताया है कि इन्वेंट्री जो है उसमें लूज टूल्स इंक्लूडेड है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 2 के स्टार्टिंग में देखिए लिखा हुआ है, जहां पर 2 लिखा है ये आ गया। अब यहाँ पर हमें लिख करके दिया है करंट एसेट। करंट एसेट में है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अदर करंट एसेट। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसीलिए बनाया है ताकि आपको जो इन्वेंट्री वाला पार्ट मैंने जो बताया था, लूज टूल्स आपका इंक्लूडेड है, तो वो आपको हमेशा के लिए क्वेश्चन जब आप ये वाला कर लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ, हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था जिसमें इन्वेंट्री में लूज टूल्स अगर रहा तो हमें उसे हटाना पड़ता है, हमें उसे सेट असाइड करना पड़ता है ताकि हम मेन आंसर निकाल सके। तो आपको करना क्या है, इसमें से इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस अदर करंट एसेट, ये सारा लिख करके डिवाइडेड बाय जितनी भी करंट लायबिलिटी है उसको डिवाइड देना है। बस एक ही काम करना है, इन्वेंट्री में से लूज टूल्स हटा लेना है। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसमें करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, CA इक्वल टू CR इक्वल टू CA अपॉन CL। तो अब CR मतलब क्या होता है, करंट एसेट। अब करंट एसेट तो हमारे पास टोटल अभी है नहीं, तो हम उसके लिए थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। अब यहाँ पर देखिए करंट एसेट में क्या क्या लेना है। सो करंट एसेट इक्वल टू, यहाँ पर आप क्या क्या लेंगे, सबसे पहले इन्वेंट्री लेना है, उसके बाद क्या लेना है आपको, ट्रेड रिसीवेबल लेना है, उसके बाद लेना है आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लेना है, उसके बाद आपको लेना है प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसके बाद आपको लेना है अदर करंट एसेट। ये आपने ले लिया। अब एक काम करते हैं, इन सबका फिगर भी लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है तो सबका फिगर एक बार आप बताते जाइए, तो मैं भी लिख लेता हूँ इसको। तो स्टूडेंट बताइए फिगर क्या है इसका। हाँ, सबसे पहला आप बोल रहे हैं इसमें 2 लाख रुपीज लिखना है एग्जैक्टली। तो 2,50,000 में से 50,000 आप लोगों ने मेरे को माइनस करके बताया है, तो ये 2 लाख बराबर बताया आपने। उसके बाद फिर से आप लोगों ने मेरे को एक बार 2 लाख बताया, तो ये भी ओके है। फिर उसके बाद में 70,000 ये भी करेक्ट है, फिर 30,000 ये भी करेक्ट है, फिर उसके बाद में 1 लाख ये भी करेक्ट है। तो ये वाला 1 लाख आ गया आपका। तो आप टोटल कितना बोल रहे हैं, ये आ गया आपका 6 लाख रुपीस का। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, 2 + 2 4 + 5 6, एग्जैक्टली ये आपने सही बोला। तो आंसर है मेरा 6 लाख रुपीस। तो ये आप सोल्यूशन है हमारा करंट एसेट में कितने रुपए का, 6 लाख रुपए का। और एक बार हमें सेम ऐसे ही करंट लायबिलिटी निकालनी है जैसे आपने अभी बताया। तो यहाँ तो कुछ भी माइनस करने वाला भी बात नहीं है, तो वो तो बहुत इजीली हो जाएगा। एक बार लिख लेते हैं हम लोग, ट्रेड पेएबल, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक बार बताइए मेरे को, ट्रेड पेएबल प्लस बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल के बाद में बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और बिल्स पेएबल।
तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस बिल्स पेएबल। एक बार हम चारों की फिगर भी देख लेते हैं। एक बार मैं वहां पे देख लेता हूँ कि फिगर क्या क्या है ताकि कुछ गलत ना हो जाए। 130 प्लस 75 प्लस 25 प्लस 20, 1,30,000 प्लस 75,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000। एक बार मैंने फिगर सारे सही लिखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, मैंने सारे फिगर सही लिखे हैं। तो 130 प्लस 75,000 2,05,000 2,05,000 प्लस 25,000 205 प्लस 25 इज 250 250 प्लस 20 270। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं इसको एक बार कैलकुलेशन कर लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो इसमें मेरा आंसर कितना है, 1,30,000 प्लस 75,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000, इट्स 2,50,000 नॉट 2,70,000। मैंने शायद 2,70,000 बोला था, तो ये आ गया 2,50,000। ये आ गया आपका आंसर 2,50,000। अब हमें ऊपर यहाँ पर लिखना है, तो हमने जहाँ पर स्पेस दिया था यहाँ लिख लेते हैं एक बार। 6 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000। तो आपका सोल्यूशन कितना आ रहा है, एक बार आप भी कैलकुलेट कर लीजिए, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। 6,50,000 6 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000। सो हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 2.4:1। एक बार हम इसे इक्वल टू करके लिखते हैं और इसे बोल्ड भी कर देंगे। 2.4:1 आपको 1 में आंसर ये दिखाना है। तो ये आपका आंसर आ गया 2.4:1। आपको इसे बोल्ड कर देना है ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ सके। ओके, तो ये वाला आपका एक और सोल्यूशन हो गया। ऐसा ही हम लोग एक तीसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कंडीशन की आप मेरे बात को अच्छे से सुनेंगे, पहले उसको ध्यान से सुनना है तभी आपको वो समझ में आएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप हो सके तो इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट जैसा कुछ नहीं है, बट इसमें एक जो चीज मैं समझाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको मेरे आप जितने लेक्चर्स अटेंड करेंगे उन सब में मैं हर बार आपको यही इसी एग्जाम्पल का एक बेस देने वाला हूँ कि हाँ मैंने आपको उस एग्जाम्पल में ये चीज बताया था, तो अब आप उसको अच्छे से समझना। देखिए आपने क्या किया था, 11th में एक टी फॉर्मेट वाली बैलेंस शीट पढ़ी थी, ठीक है। वो मैं आपको एक बार मेमोराइज करा देता हूँ कि आपने उसमें क्या पढ़ा था। तो आप वहां पढ़ते थे कि हमारा एक लायबिलिटी साइड होता था, लायबिलिटीज अमाउंट। उसके बाद आप पढ़ते थे एसेट्स अमाउंट। यहाँ पर आता था लायबिलिटीज अमाउंट और यहाँ पर आता था। सो गाइस आपने 11th में पढ़ा था कि एक बैलेंस शीट थी, उसमें आप पढ़ते थे लायबिलिटीज अमाउंट एंड एसेट्स अमाउंट। तो यहाँ भी आपको सेम बैलेंस शीट ही है, बस उन्होंने सिर्फ इतना चेंज कर दिया है कि वो आपकी जो टी फॉर्मेट वाली बैलेंस शीट थी उसको वर्टिकल फॉर्म में इन्होंने बना दिया है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगती है पढ़ने में, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए लायबिलिटी साइड में क्या क्या आता है। लायबिलिटी साइड में आता है एक शेयर कैपिटल, ठीक है। उसके बाद आता है नॉन करंट लायबिलिटी, उसके बाद आता है करंट लायबिलिटी। बस लायबिलिटी साइड में तीन ही चीजें आती है। शेयर कैपिटल मतलब ओनर का खुद का पैसा, और नॉन करंट लायबिलिटी मतलब इसमें आता है आपका डिबेंचर और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बस इतना ही आता है। नेक्स्ट आता है आपका करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में जो हमने अब तक पढ़ा बस वही आता है। आप बैलेंस शीट से देख सकते हैं, बस ये तीन ही हेड होते हैं। तो यहाँ इसमें लायबिलिटी साइड में तो तीन हेड है, ये वाले फिक्स्ड है। उसके बाद में अगर आप एसेट साइड में आएंगे तो एसेट साइड में क्या होता है, आपका नॉन करंट एसेट लिखा रहता है। नॉन करंट एसेट में दो है, एक देखिए वो होता है फिक्स्ड एसेट और एक होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। एक तरह से देखा जाए तो टेंजिबल, इनटेंजिबल और उसके ग्रुपिंग अंदर होते हैं। तो हम लोग एक बार फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं कि फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के बाद में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो हम लोग इसको बोल देते हैं एनसीआई, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। उसके बाद में बोलेंगे करंट एसेट। तो ये हो गया हमारा तीन एसेट साइड के, तीन लायबिलिटी साइड के। आपको ये वाली बैलेंस शीट ना हमेशा ध्यान रखनी है, ये आपको काफी क्वेश्चंस में काम आने वाली है। ये छोटी बैलेंस शीट है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो छोटा सा एक पार्ट मैंने आपको बताया है ना, ये आप अच्छे से समझ के रखना, पूरे चैप्टर में आपको काम आएगा। तो शेयर कैपिटल में अब देखिए आपको ढूंढना है, क्या बोला है उसने, करंट रेशो निकालना है। अब करंट रेशो निकालने के लिए हमारे पास दो कंपोनेंट चाहिए, एक है करंट एसेट और दूसरा है करंट लायबिलिटी।
तो करंट एसेट तो दिया हुआ है 2,50,000 रुपए का, लेकिन हमारे पास करंट लायबिलिटीज नहीं है, तो करंट लायबिलिटीज हमें निकालनी पड़ेगी। तो आपको निकालने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना कैसे है वो। ओके, तो एक बार इसे हम लोग फॉर्मेटिंग कर देते हैं। अब ये हो गई फॉर्मेटिंग। देखिए अब है फिक्स्ड एसेट, ये इन्होंने फिक्स्ड एसेट आपको लेफ्ट साइड में लिख के दिया है नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, उसे प्रॉपरली अपनी जगह पे ही आपको उसे लिखना है। उसके बाद में है शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल उसकी प्लेस कहाँ पर है, आप उसे अपनी प्रॉपर प्लेस पे लिखेंगे, ये आ गया आपका शेयर कैपिटल। उसके बाद इन्वेस्टमेंट दिया है, तो इस इन्वेस्टमेंट को हम लोग बोलेंगे ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, तो इसे प्रॉपर अपनी जगह पे लिखेंगे, तो ये हो गया आपका 3.5 लाख रुपए। उसके बाद दिया है करंट एसेट 2,50,000 रुपए, तो ये आपने लिख लिया 2,50,000 रुपए। ओके, हाँ, और लॉन्ग नहीं, इन्वेस्टमेंट था 1,50,000, हाँ इन्वेस्टमेंट है 1,50,000, और जो नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग है वो है 3,50,000, 3.5 लाख रुपए। ओके, सो आप देखिए एसेट साइड का टोटल कितना आ रहा है आपका, 6 + 1 7 + 2 9, और ये 10 लाख रुपए आपका टोटल एसेट साइड का आ रहा है। तो जितने का आपका एसेट है उतने की आपकी लायबिलिटी भी हमेशा होती है, तभी तो बैलेंस शीट टैली होती है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए आपकी ये दोनों फिगर मिला के कितना आ रहा है, 8 लाख रुपीस। तो जो डिफरेंस अमाउंट है ये 2 लाख रुपए आपका करंट लायबिलिटी है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में वो जरूर पूछता है, तो इसीलिए इसको ध्यान रखना कि जितने का करंट एसेट उतने की करंट लायबिलिटी। तो ये वाला जो फिगर है आप इसे बोल सकते हैं कि ये वाला जो मेरा फिगर निकला, हाँ भैया ये तो मेरा बैलेंसिंग फिगर निकला है। तो एक बार के लिए मैं इसे आपको लिख करके बता देता हूँ कि ये है मेरा बैलेंसिंग फिगर। आप जब भी दोबारा इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ध्यान रहे कि ये बैलेंसिंग फिगर है। बस ये वाला जो पार्ट है ना, ये अगर आपने वर्किंग नोट में भी शो कर दिया तो फिर आपको ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा लिख लीजिए करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और फिर इसके बाद में आप लिख लेंगे कि मेरा करंट एसेट कितने का है, हाँ दिया है यहाँ पर 2,50,000 रुपए का, तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, ये भी आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार आपको इसे बस सिंप्लीफाई करके देखना है कि 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख कितना होता है। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो ये है, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इज 1.25:1। एक बार मैंने करके देख लिया है, सो इसका मेरा आंसर आ रहा है 1.25:1। तो आप भी एक बार इसको लिख लीजिए 1.25:1। तो ये हमारा मेन आंसर आ गया। आपको बस ये नीचे वाला जो पार्ट है आप इसे एक बार वर्किंग नोट की हेडिंग भी दे सकते हैं, आप इसे लिख लीजिए कि ये मेरा वर्किंग नोट का पार्ट है, और फिर उसके बाद में आप जो ऊपर लिखेंगे वो आपका मेन आंसर का पार्ट रहेगा। ओके, सो मैंने आपको जैसे बोला इसे आप बोल्ड कर देंगे ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि ये वाला जो पार्ट है आपका ये मेन आंसर का पार्ट है। ओके, सो गाइज मेरे को पता है वीडियो बहुत लंबी हो रही है और आपको भी थोड़ा सा बोरिंग फील हो रहा होगा, तो हम लोग करंट एसेट को बंद करते हैं और अब यहाँ पर हम लोग नया टॉपिक समझते हैं, लिक्विड रेशो मतलब लिक्विड एसेट डिवाइड बाय क्विक, लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। सो लिक्विड रेशो का दूसरा नाम है क्विक रेशो, और इसका एक और भी नाम है एसिड टेस्ट रेशो। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका एक और नाम है एसिड टेस्ट रेशो। तो एग्जाम में ये थोड़ा सा कम पूछा जाता है लेकिन पूछने का चांस है, तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं, लिक्विड रेशो, क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। अब आप बोलेंगे लिक्विड रेशो तो हमने पढ़ा नहीं, हमने लिक्विडिटी के अंदर 3 पार्ट देखे थे, करंट रेशो, लिक्विड रेशो और वर्किंग कैपिटल। दिस रेशो शोज द एक्चुअल लिक्विड एसेट अवेलेबल टू मीट द करंट लायबिलिटीज। हाँ, अब यहाँ पर कैसा है कि आपने पढ़ा था करंट एसेट में कुछ ऐसी एसेट थे जो मेरे को जो लिक्विड कैश में कन्वर्ट करने में हो सकता है 6 मंथ्स या 1 ईयर लग जाए, तो बाकी यहाँ पर कुछ ऐसे एसेट इन्होंने लिए हुए हैं जो मेरे को उसको लिक्विड कैश में कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो बहुत जल्दी मेरा कैश उसमें से रिकवर होके आ सकता है। तो एक बार हम उसका फॉर्मूला देखेंगे तब समझ में आएगा। हायर रेशियो मींस द बेटर कैपेसिटी टू पे द ऑब्लिगेशंस, ये जैसा ऊपर लिखा था सेम वही लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पर फॉर्मूला है लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी सेम है, बस लिक्विड करंट एसेट की जगह यहाँ पर आ गया है लिक्विड एसेट। वो था करंट रेशो, तो करंट रेशो को हम बोलते थे करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। यहाँ पर है लिक्विड रेशो, तो लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। इसका भी जो आंसर है आपको काय में देना है, 1:1 में देना है, और आइडियल रेशो इसका है 1:1। वहां आइडियल रेशो था 2:1, यहाँ है आइडियल रेशो 1:1। लिक्विड एसेट देखो कैसे निकालते हैं, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस।
तो करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस कर दो और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दो। ये दोनों जब आप माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, लिक्विड एसेट निकल के आ जाएगा। इन्वेंट्री देखो क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री मतलब ऐसा पार्ट जो आपको इसको सेल आउट करने में काफी टाइम लग जाएगा, मतलब 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, और हो सकता है जिसका वर्किंग साइकिल बड़ा होता है तो वो अगर जब अपना गुड्स बेचेगा तो उसको पैसा रिकवर करने में और ज्यादा टाइम लगता है। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी किसी बिजनेस का जो वर्किंग साइकिल होता है वो काफी बड़ा होता है। जैसे आप देखेंगे मिल्क का जो वर्किंग साइकिल होता है वो बहुत कम होता है, वो 1 दिन का या 2 दिन का मिल्क उनका वर्किंग साइकिल होता है कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करो, उस फिनिश गुड्स को बेचो और फिर वो बेच करके वहां से पैसा रिकवर करो, क्योंकि मिल्क जो है वो तो जल्दी खराब होने वाला पेरिशेबल आइटम है, तो पेरिशेबल का जो वर्किंग साइकिल होता है वो कम होता है। जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उनका जो वर्किंग साइकिल होता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे आप अगर एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देखेंगे तो एक फ्लैट अगर देखेंगे, एक बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग का जो वर्किंग साइकिल होगा, जब बिल्डर ने उस प्लॉट को परचेज किया, प्लॉट को परचेज करने के बाद उस पर उसने कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया, उसने वो 15 फ्लोर की बिल्डिंग बनाया, उसे उसने बेचा, बेच करके पैसा रिकवर किया, तो इसमें पूरा प्रोसेस में करीब करीब 5 साल भी लग सकते हैं। हो सकता है 2 साल में बन जाए, हो सकता है कि वो 4 साल 5 साल भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द बुकिंग ऑफ अपार्टमेंट, कि वो जितना बुकिंग जल्दी हो जाएगा उतना अपार्टमेंट जल्दी जल्दी बन जाएगा। ओके, सो यहाँ पर उन्होंने बोला इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो दूसरा आपको माइनस करना है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि आपने अगर कोई एक्सपेंस पे कर दिया, ठीक है, वो प्रीपेड है, जो आपको पैसा तो भर दिया आपने लेकिन उसकी सर्विस अभी नहीं ली है, तो अब आपको तो वो रिकवर होने में टाइम लगेगा ना। जब आप उसकी सर्विस ले लेंगे तभी तो आपका एक्सपेंडिचर क्लेम होगा, तब तक तो आपका एक्सपेंडिचर भी क्लेम नहीं हो पाएगा। ओके गाइस, सो ये आ गया आपका करंट रेशियो माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अब हम बोलेंगे करंट लायबिलिटी सेम एज अबाव, जैसे पहले थी वो सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो अब हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको करंट एसेट दिया हुआ है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अदर करंट एसेट, और करंट लायबिलिटी साइड में दिया है ट्रेड पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड बिल्स पेएबल। सो आपको करना क्या है, यहां से आपको इन्वेंट्री नहीं लेनी है। जैसे हमने बताया था कि वहां पर करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस करते हैं और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, दो तरीके से आप इस सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहला ऑप्शन ये है कि आप एक काम करिए, पूरे करंट एसेट का टोटल कर लीजिए, करंट एसेट का टोटल कर लीजिए, उसमें से 250 और 30 ये दोनों फिगर माइनस कर लीजिए, या फिर इस क्वेश्चन में बेटर ऑप्शन यही है कि आप ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और अदर करंट एसेट ये तीनों का सम ले लीजिए और करंट लायबिलिटी जो है उसका पूरा टोटल ले लीजिए। ओके, सो फिलहाल मैं इसके लिए जो सेकंड वाला पार्ट मैंने बताया वो फॉलो कर रहा हूं। अगर एग्जाम में आपको करंट एसेट दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, करंट एसेट में से फिर वो दोनों फिगर आपको माइनस कर देनी है। तो उसके भी कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है आपको। तो सॉल्यूशन में हमें क्या निकालना है, लिक्विड रेशियो। अब हम वो क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिखेंगे लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो उसके बाद अब हम इसको लिखेंगे, लिक्विड एसेट्स हमारे पास है नहीं, करंट लायबिलिटी हमारे पास है नहीं, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। सो हम लोग एक काम करते हैं, पहले वर्किंग नोट निकाल लेते हैं। अब लिक्विड एसेट के लिए मैंने आपको क्या क्या बताया था लेने के लिए, एक बार हम लोग को फिर से देख लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अदर करंट एसेट। तो ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स प्लस अदर करंट एसेट, ये तीनों फिगर आपको लिखनी है। तो नंबर नाम तो लिख लिया, बट उसके फिगर सब हमें लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है 2 लाख प्लस 70,000 प्लस 1,30,000, तो ये आ गया 2 लाख प्लस 70,000 प्लस 1,30,000। ओके, सो इसका टोटल आप एक बार मुझे बताइए कि कितना हो रहा है, तो मैं लिख लूँ इसका टोटल। तो आपने मुझे बोला इसका टोटल हो रहा है 4 लाख रुपीज। ओके, तो एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। हाँ, इसका टोटल हो रहा है 270 30, हाँ 4 लाख रुपीज बराबर हो रहा है। अब यहाँ पर करंट लायबिलिटी में क्या क्या आ रहा है, ट्रेड पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड बिल्स पेएबल। तो इसका टोटल कितना होता है, 130 प्लस 75 205 205 प्लस 25 230 प्लस 20 250। तो अभी मैं वीडियो को और लंबा नहीं करने के लिए एक बार आपके कन्वीनियंट के लिए मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। तो हमारी करंट लायबिलिटी कितने रुपए की आ रही है, ये आ रही है हमारी 2,50,000 रुपीज की। ओके, सो अब यहाँ पर हमें सॉल्यूशन में लिखना है इक्वल टू
2 लाख कितना था 4 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000, तो ये 4 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000, तो ये हमने आंसर लिख लिया। तो अब एक बार मुझे इसका सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि आंसर मैं भी देख लेता हूँ कितना आ रहा है, आप लोग भी उसे देख लीजिए कि आपका सोल्यूशन कितना आ रहा है। ओके गाइज, सो मेरा सोल्यूशन जो आ रहा है वो है 4 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000 इज 1.6:1, तो आपको भी ये 1.6:1 ही लिखना है। आप अगर कुछ अलग लिखेंगे यानी जैसे आपने सिंप्लीफाई नहीं किया तो वो आपको एग्जामिनर हो सकता है 1 मार्क काट के दे। और लास्ट में मैंने आपको जैसे बताया कि इसको आप बोल्ड कर दे, मतलब अच्छे से लिख लेंगे इसको। आपके पास ऑप्शन है एग्जाम में, आप इसे पेंसिल से मार्क कर लीजिए और इस पे आप ना एक बॉक्स बना दीजिए। इस पे आप बॉक्स बना देंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ तो बॉक्स नहीं बनाते तो इसीलिए हम इसे बोल्ड करके रख लेते हैं ताकि यहाँ पर दिख जाए। बट आपको एग्जाम में सॉफ्ट कॉपी नहीं देनी है, आपको तो हार्ड कॉपी पेन से लिख के देना। तो आप क्या करेंगे, इसके आजू बाजू एक बॉक्स बना देंगे ताकि जो एग्जामिनर है वो समझ सके कि हाँ ये वाला जो आंसर है वो मेन आंसर है। जैसे इस तरीके यहाँ पर मैंने ब्लू कलर से उसे बॉक्स बना लिया। ओके गाइस, वीडियो को अब एंड करते हैं, काफी हमने डिटेल में समझ लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वहां पर हम लोग इसके और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। और इसके बाद अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और YouTube चैनल को हमारे फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, भले ही वीडियो बड़ी थी, थोड़ा डिटेल नॉलेज हमने लिया है इसमें, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। उसके बाद अगर कोई ग्रुप डिस्कशन हो तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए ये मैंने आपको लिंक दे दिया है। देखिए एक बार मैं एक लिंक बता देता हूँ, तो आप इस पे चले जाएंगे तो आपको मेरा जो टेलीग्राम है ऑफिशियल वो मिल जाएगा। तो आप वहां पर मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उसके अलावा अगर व्हाट्सएप पे आना है आपको तो व्हाट्सएप का भी ये लिंक दे दिया मैंने ग्रुप का, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स है ताकि आप वहां पर अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो उस डाउट को सारे स्टूडेंट देख सकेंगे। हो सकता है उनको जो डाउट आया हो वो आपको ना आए, जो आपको डाउट आया वो किसी और को ना आया हो। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अपने सारे डाउट शेयर करने, और आंसर जो है उनके जो करेक्ट आंसर है वो स्टूडेंट्स लोग भी सेंड करते हैं और मैं भी उनमें पार्टिसिपेट करता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन अगर आपने पोस्ट किया है, किसी और स्टूडेंट ने उसका रिप्लाई किया कि उसे समझता था तो उसने हो सकता है आंसर रिप्लाई किया, तो मैं भी उसे चेक करता हूँ कि उसने सही बताया या नहीं बताया। तो इस तरीके से क्या हर किसी का नॉलेज बढ़ता है। सो गाइस, अब चलो वीडियो को बंद कर खत्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडवांस क्वेश्चन के साथ में। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अब तो कर लो चैनल को सब्सक्राइब, और बेल आइकन प्रेस करके रखना ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको वो जरूर मिल जाए। और उसके साथ साथ एक चीज अकाउंट्स में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को बहुत प्रॉपरली सॉल्व करना है। और इसके साथ ये अकाउंटिंग रेशो जो है इसके कुछ टॉपिक्स में आपको बताऊंगा, टॉपिक मींस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको इसकी टेक्निक यूज करके ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। तो आज तो वीडियो काफी लंबा हो गया इसीलिए मैं आज आपको कुछ नहीं बता पा रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको वो जरूर बताऊंगा, नहीं तो भी उसके मैं एक दो पॉइंट तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जरूर बताऊंगा ताकि आपको वो जो चैप्टर है बहुत अच्छे से समझे और कुछ भी आपकी गलती होने के चांसेस ना हो। और इस क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड स्पेसिफिकली इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट मुझे डिस्कस करने थे बट आज मैं टाइम के कारण नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट वीडियो में तो जरूर करूंगा, वो कुछ पॉइंट्स को मैं जरूर टच करूंगा। तो आप बेल आइकन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि वो नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर मिल सके। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।